और जी क्या हाल चाल है आप लोगों के। भाई चलो टाइम काफी कम है तो एक नई सीरीज शुरू करते हैं। एक ऐसी सीरीज जहां हम लोग इस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जहां एक तरफ मैं आपकी हेल्प करूंगा तो वहां आपको भी अपनी हेल्प करनी होगी कुछ और इंफॉर्मेशन डिग आउट करने में। इस सीरीज में हम कुल मिलाकर के 10 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये 10 टॉपिक जिनके प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है एग्जाम के अंदर, और कोशिश करेंगे कि उसे कंसाइज तरीके से एक अरेंज्ड मैनर में इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें ताकि एग्जाम वाले दिन हम उसे यूज कर सकें। पहला पार्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इसका भी पार्ट 1। ये वीडियो 2 पार्ट में आने वाला है। जहां हम लोग पहले पार्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और सिस्टम को समझेंगे तो पार्ट 2 में बची हुई बातों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं तो 3 तरह के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का, फिर क्लोरोप्लास्ट का और फिर आता है बैक्टीरिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे हम लोग सही मायने में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल एकमात्र यही पढ़ने की चीजें होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक में से और भी काफी सारी बातें हैं जो हमारे काम आती हैं। चलो जरा पहले माइटोकॉन्ड्रिया की लोकेशन क्लियर कर लें और उसका नक्शा भी क्लियर कर लें और ये भी जान लें कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है सेल के मेटाबॉलिज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया सभी सेल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। केवल कुछ एक सेल ही ऐसी होती हैं जहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता, जैसे कि आरबीसी। अदरवाइज सभी सेल्स को एटीपी प्रोवाइड कराना, कार्बन मेटाबॉलिज्म की फाइनल रिएक्शन कवर करना और साथ में काफी सारी चीजों के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराना, ये सारे रोल माइटोकॉन्ड्रिया के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर वेरी कर सकते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया मेटाबॉलिज्म के सबसे इंपॉर्टेंट साइट में से एक है। हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल ऐसे नहीं बोलते, बस जैसे कि अगर बाहर से ग्लूकोज भी सेल के अंदर आता है तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की कहानी, जिसे आप ग्लाइकोलिसिस भी कहते हो, ये साइटोप्लाज्म में होता है। तो यही पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन को पार करके अंदर पहुंचता है और अंदर पहुंच करके डिफरेंट तरह की साइकिल जैसे कि टीसीए और साथ में एसिटाइल कोएंजाइम की फॉर्मेशन वाली रिएक्शंस, वो सब यही होती हैं। और इन्हीं सारी रिएक्शन से अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और निकलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। उन इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करके माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात कर रहे होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन ग्लाइकोलिसिस से बाहर निकल के आए हैं और जो इलेक्ट्रॉन टीसीए से मिले हैं, उन इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके माइटोकॉन्ड्रिया कैसे एटीपी जनरेट करेगा, हम वो बात करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी भी नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया में केवल यही 2-4 रिएक्शन होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया लिपिड ऑक्सीडेशन के लिए भी जगह है। अगर लिपिड के मॉलिक्यूल भी अंदर आए तो एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू, कार्निटिन शटल के थ्रू वो अंदर आते हैं और बीटा ऑक्सीडेशन नाम की प्रोसेस होती है और यहां से निकले एसिटाइल कोएंजाइम ए भी टीसीए में इन्वॉल्व होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट जगह है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करने की, एटीपी बनाने की एक प्रोसेस, क्योंकि यहां ऑक्सीडेशन होना है कार्बन के मॉलिक्यूल्स का, जिनसे इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगा और वहां बने हुए प्रोटॉन ग्रेडिएंट का इस्तेमाल करके F1 पार्टिकल एटीपी बनाते हैं। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो यहां पर फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस होती है, फैटी एसिड का डीसैचुरेशन है तो एलोंगेशन भी है। जबकि इनर मेम्ब्रेन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ते हो। तो इसके अलावा पायरुवेट मॉलिक्यूल को इंपोर्ट करने के लिए, फैटी एसिड कोएंजाइम ए को इंपोर्ट करने के लिए कार्निटिन शटल के द्वारा, और बहुत सारे और मेटाबोलाइट के लिए भी। मैट्रिक्स में पायरुवेट का ऑक्सीडेशन, टीसीए साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन और इसके अलावा डीएनए एप्लीकेशन, आरएनए सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए भी होता है। ये डीएनए जो कि क्लोज्ड है, सर्कुलर है, कुछ बैक्टीरिया की तरह। और इस डीएनए का रेप्लिकेशन, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज गामा करता है, जिसकी जीन न्यूक्लियस में अवेलेबल थी, तो इस डीएनए की जीन्स को पढ़ने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद की आरएनए पॉलीमरेज भी है और खुद के अपने राइबोसोम भी है। माइटोकॉन्ड्रिया की ज्यादातर ये कहानी बैक्टीरिया से मिलती जुलती है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया कभी बैक्टीरिया रहा था। अब यहां तुम्हारा काम है कि तुम उन सब बातों को याद रखो कि कौन कौन सी वो फीचर्स हैं जो ये साबित करती हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया असल में पहले बैक्टीरिया था। एनीवे, हम लोग का फोकस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर है। बचपन से हम लोग इसे पढ़ते आ रहे हैं कि भाई एक होता है कॉम्प्लेक्स 1, एक होता है कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 और यहां इनके दूसरे नाम भी होते हैं।
जैसे कॉम्प्लेक्स 1 को हम लोग NADH डिहाइड्रोजनेज भी कहते हैं और सेकंड को सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। कभी नाम सुना ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज किसी जगह पर, किसी रिएक्शन में? याद है TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, वहां एक एंजाइम था जिसका नाम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है। यही वो एंजाइम है। इंडियन कॉम्प्लेक्स सेकंड असल में TCA का एंजाइम है जो कि एक तरीके से मेम्ब्रेन के साथ TCA को लिंक्ड भी रखता है। तो इसके अलावा कॉम्प्लेक्स थर्ड जिसे हम साइटोक्रोम B/C1 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और कॉम्प्लेक्स 4 जिसे हम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज भी कहते हैं। जहां मुझे इन कॉम्प्लेक्सेस के नाम याद रखने जरूरी हैं, तो मुझे यह भी याद होना चाहिए कि किस कॉम्प्लेक्स में प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में क्या अवेलेबल है, किस किस के अंदर आयरन सल्फर के क्लस्टर अवेलेबल है, साइटोक्रोम C1 या साइटोक्रोम B कहां पर अवेलेबल है, और चौथे के अंदर जो कॉपर वाली कहानी है ये तो खास सोर्स है। क्वेश्चन कंपोनेंट के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन सीरीज के ऊपर आते हैं। तो चलो जरा सीरीज को भी क्लियर कर लें। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को हम बारीकी से देखें तो हम पाएंगे कि जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वहां पर 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं। याद रखिएगा 3। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4। बेशक हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के नाम पे हमेशा कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 पढ़ते हैं, बट याद रखना ये सीरीज हमेशा 2 डिफरेंट तरह की हैं, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ की या फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ की। हालांकि जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सब आसपास ही लगे हुए हैं। कॉम्प्लेक्स 1 वाली कहानी में NADH, अब ये NADH चाहे तो TCA से बन के आया हो या फिर ये NADH बाहर से आया हो ग्लाइकोलाइसिस वाली पाथवे से। ये NADH इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 1 को। और याद रखिएगा कि NADH असल में रिड्यूसिंग पावर है। ये समझो कि ये बाल्टियां हैं। जहां जहां ऑक्सीडेशन चल रहा था, चाहे ग्लाइकोलाइसिस की बात करें चाहे फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की बात करें, वहां जो ऑक्सीडेशन पर एनर्जी निकल के आई उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के साथ कैरी करके ला रहे हैं उस जगह पर जहां उसे हार्नेस किया जाए। इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाते हैं यूबिक्विनोन की हेल्प से, और यूबिक्विनोन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन में एकमात्र कंपोनेंट ऐसा है जो कि प्रोटीन नहीं है, लिपिड है। कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम C और साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स 4 के पास, और यहां से भाई इन इलेक्ट्रॉन को लेता है ऑक्सीजन, बन जाता है पानी। अब क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और आप जानते हो कि जब भी कभी किसी एक जगह से इलेक्ट्रॉन लेते हैं दूसरे को देते हैं तो इलेक्ट्रॉन लेने वाली प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसलिए ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4 ये सब के सब प्रोटॉन पंप भी हैं। भाई जैसे हम जानते हैं अपने घरों में बिजली के तारों के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जिसे कहते हैं कि बिजली मूव कर रही है, और जब वो कॉइल्स के थ्रू मूव करती है तो मोटर घूमते हैं, और मोटर घूमते हैं तो अपना काम करते हैं, पंखा चलाना हो गया या फिर पानी को पंप करना। यहां भी इलेक्ट्रॉन्स के ट्रेवल करने से जो एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी का इस्तेमाल करें कॉम्प्लेक्स 1, 3 और 4 जो कि सही माने पंप है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स से H पॉजिटिव आयन को पकड़ते हैं और पंप करके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में डाल देते हैं। अब नो डाउट जब प्रोटॉन किस जगह पर ज्यादा होंगे तो pH का डिफरेंस तो हो जाएगा ना। माइटोकॉन्ड्रिया की pH साइटोप्लाज्मिक pH से अलग होती है। अब सोच के देखो, अगर मेम्ब्रेन के एक तरफ प्रोटॉन की मात्रा बहुत ज्यादा है और एक तरफ प्रोटॉन की मात्रा बहुत कम है कंपैरिजन में, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ना सिर्फ ये पोटेंशियल डिफरेंस जो कि चार्ज के बेस पर है, जैसे आप बोल सकते हो कि भाई ये है डेल्टा V, वोल्टेज में डिफरेंस। तो जो केमिकल नेचर है प्रोटॉन की, जिसे आप pH के रूप में डिफाइन करते हो, तो ये वेरिएशन उसका भी है। तो यानी कि मैट्रिक्स में और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भाई pH का भी वेरिएशन है। देखिए जब भी कभी किसी चीज की कंसंट्रेशन में फर्क हो, एक जगह पर ज्यादा एक जगह पे कम, तो अगर कहीं आप उसे रास्ता दोगे निकलने के लिए तो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ बहता हुआ जाएगा। अब जैसे इमेजिन करो, अगर आप एक बकेट में पानी भर लो और बकेट के बॉटम में छेद कर दो, तो क्या पानी बकेट के अंदर रुका रहेगा? जहां बकेट में काफी सारी क्वांटिटी है पानी की, तो बकेट के बाहर वो क्वांटिटी नहीं है, तो पानी तेजी से बाहर मूव करना शुरू कर देगा। हाँ, अगर इस बकेट को तुम किसी पानी के टैंक में रख दो जिसमें पानी भरा हुआ है, इतना जितना पानी का लेवल बकेट के अंदर है वही बकेट के बाहर भी है, तब छेद करो, क्या पानी भागेगा? हम जानते हैं कंसंट्रेशन मूवमेंट देती है, और जब मूवमेंट आएगा तो भाई एनर्जी भी आएगा। बहते हुए पानी की ताकत को भी फील किया है भाई। देखो वैसे जो प्रोटॉन यहां ट्रैप्ड है, ये प्रोटॉन मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते, लेकिन फिर यहां एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सिस्टम अवेलेबल है जिसे हम बोलते हैं F1 पार्टिकल,
और F1 पार्टिकल के बगल से ही एक रास्ता अवेलेबल है प्रोटॉन के बाहर जाने का। अब क्योंकि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की रेट है, यहां पे pH में वेरिएबिलिटी है, तो प्रोटॉन को अंदर से बाहर जाने के लिए एक ताकत मिली हुई है जिसे हम बोलते हैं PMF, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और जब ये बाहर निकलता है तो जो उसकी एनर्जी मिल रही है, उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके F1 पार्टिकल ADP प्लस PI को जोड़ करके ATP बनाता है। सेम वैसे ही जैसे कि पंचक्की में जहां पानी का इस्तेमाल करके चक्की चलाई जाती है, आटा पिसता है। F1 पार्टिकल का रोल भी काफी हद तक उसी तरीके से है। तो लॉजिक सिंपल सा है, कार्बन मेटाबॉलिज्म में इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को कैरी करने के लिए बकेट चाहिए जिनका नाम है NAD। इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन दिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को, पंप चला, पंप ने प्रोटॉन को पंप किया और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भर लिया, जिससे फर्क आ गया है पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर और फर्क आ गया है pH में। ये जो डिफरेंस है इसी को मिला के हम बोल रहे हैं कि एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो रही है। और जब ये प्रोटॉन को रास्ता मिलता है वापस मैट्रिक्स में आने का, तो उस ताकत का इस्तेमाल करके भाग के बाहर निकल के आ रहे होते हैं और उससे मिलने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करके ही F1 पार्टिकल ATP जनरेट कर रहा होता है। इसी को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहां फॉस्फोराइलेशन मतलब ATP का बनना के लिए जो ताकत आई थी वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से मिली थी, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम ने हार्नेस की थी NADS से इलेक्ट्रॉन निकाल करके उसे ऑक्सीडाइज करके। इस पूरी कहानी में जो एक कॉम्प्लेक्सेस हैं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। हाँ, F1 पार्टिकल साथ में जोड़ दो तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये है, तो ऐसी एक चेन और भी है जिसमें कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और फिर कॉम्प्लेक्स 4। 3 और 4 ये वही हैं जो पहले भी इस्तेमाल हुए थे, लेकिन इस बार जो इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे वो FADH2 से लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन देने के बाद में FADH2 FAD बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 3 के पास क्विनोन की हेल्प से, साइटोक्रोम C की हेल्प से कॉम्प्लेक्स 4 के पास ऑक्सीजन को पहुंचे और पानी बन गया। इन दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक फर्क है। जहां NADH वाली कहानी में कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ इन्वॉल्व हुए थे, तो FADH2 वाली कहानी में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इन्वॉल्व होते हैं। और एक कहानी और भी है, जहां पहली वाली चेन के अंदर तीनों के तीनों प्रोटॉन पंप थे, तो दूसरी वाली के अंदर फर्स्ट पंप नहीं होता, केवल सेकंड, केवल थर्ड एंड फोर्थ ही पंप होता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट यहां भी क्रिएट हुआ और यहां भी F1 पार्टिकल ने प्रोटॉन का इस्तेमाल करके ATP जनरेट किया। अब क्योंकि एक तरफ 3 पंप चलने वाले हैं और एक तरफ 2, इसलिए NADS से 2.5 ATP बनते हैं। और जब FADH2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है तो लगभग 1.5 ATP एक FADH2 से। ये कह लीजिए कि NADH को ऑक्सीडाइज करके इतने प्रोटॉन पंप कर लिए जाएंगे जिससे लगभग 2.5 ATP बन जाए। FADH2 से इलेक्ट्रॉन निकाल के इतने पंप चलाए जाएंगे कि लगभग 1.5 ATP बन जाए। इस कन्वर्जन को याद रखना, आगे चल के बहुत काम भी आएगा। तो इन शॉर्ट अब आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कुल मिला के 4 मेंबर हैं, बट ये चारों मेंबर कभी एक साथ काम नहीं करते। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। कुछ चीजें कॉमन भी है, जैसे कि साइटोक्रोम C, क्विनोन, ये दोनों सिस्टम में कॉमन है। अब अगर इलेक्ट्रॉन आए NADS से, तो NADS से इलेक्ट्रॉन पहुंचे फर्स्ट के पास, फर्स्ट से क्विनोन के पास, और फिर कहानी कॉमन, ऑक्सीजन टू वाटर। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन आए हैं FADH2 से, तो इलेक्ट्रॉन पहुंचे सेकंड के पास, क्विनोन, थर्ड साइटोक्रोम C, 4, और फिर वही कहानी। प्रोटॉन पंप केवल फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ है। NAD पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के NADH बनता है। सिमिलरली FAD 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के FADH2 बनता है। चार्ज की कहानी है। इलेक्ट्रॉन की क्षमता या इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस इस फॉर्म में, यह भरी हुई बाल्टी, यह खाली बाल्टी, यह भरी हुई बाल्टी, यह खाली बाल्टी। कल अगर कोई तुमसे यह कहने लगे कि भाई एक NAD पॉजिटिव से कितने ATP मिल जाएंगे, तो आंसर है धतूरा, क्योंकि NAD पॉजिटिव का मतलब है बाल्टी खाली है, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं वहां पे। इन छोटी छोटी बातों का याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको यह भी याद रखना है कि जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रहेगी तब तक आप बोलोगे कि यह चेन है, और अगर F1 पार्टिकल में इन्वॉल्व कर दूं तब मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो सिस्टम में है चेन प्लस F1 पार्टिकल। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जहां ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें आयरन सल्फर क्लस्टर्स भी होते हैं,
तो क्विनोन एक लिपिड का मॉलिक्यूल है और साइटोक्रोम सी है तो प्रोटीन, बट इस पूरी कहानी में एकमात्र मोबाइल कैरियर है जो कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की तरफ रहता है। एक सिरे से इलेक्ट्रॉन लेगा थर्ड से और मूव करके इलेक्ट्रॉन देगा फोर्थ को। अब इन कंपोनेंट्स के अलावा आपको यह भी याद होना चाहिए कि बारीक लेवल पर सीरीज क्या है, कि पूरे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर किस से किस तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स 1 में NADS इलेक्ट्रॉन लिए FMN ने, फेरस सल्फर के पास पहुंचे, कोएंजाइम Q के पास, वहां से पहुंचे फेरस सल्फर के पास, वहां से C1 के पास साइटोक्रोम C, इससे A3 फेरस कॉपर और लास्ट में पहुंचे ऑक्सीजन के पास। साथ में तुम्हें Q साइकिल का भी आइडिया होना चाहिए और तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है। इसके अलावा एक बात यह भी इंपॉर्टेंट है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन लाने के लिए केवल NADH और FADH जो TCA से आएंगे वही नहीं होते। जहां ये NADH का मॉलिक्यूल जो कि कॉम्प्लेक्स 1 को मिलने वाला है, हो सकता है ये ग्लाइकोलिसिस से आया हो या फिर हो सकता है ये TCA का हो। तो भाई जो ये FAD वाली कहानी थी, ये TCA साइकिल के सक्सिनेट से फिमरेट बनाते हुए ये स्टेप हो रहा है और वहां से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। इसके अलावा एक बाहर से भी डायरेक्ट FAD इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है इसको, अगर बाहर के ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम के द्वारा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से ये इलेक्ट्रॉन निकाले गए। भाई जब तुम मेडिकल की तैयारी कर रहे थे तुमने कभी वो कहानी तो सुनी होगी कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने AD बनेंगे, 30 या 32। वहां पर तुमने एस्पार्टेट मैलेट शटल और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल की बात पढ़ी होगी, तो उसका जवाब भी यहां पर है। इसके अलावा जो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है उसमें भी पहले स्टेप पर जो इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं वो भी इसी Q को मिलते हैं। मतलब सही मायने में Q के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचने के बहुत सोर्स हैं, कॉम्प्लेक्स 1 से भी, कॉम्प्लेक्स 2 से भी, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज से भी, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से भी। हाँ, यहां से इलेक्ट्रॉन फिर कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएंगे, साइटोक्रोम C, एंड फिर कॉम्प्लेक्स 4 के पास। तो पीएच की बात भी याद रख लेना, जहां साइटोप्लाज्म का पीएच था 7.4 और मैट्रिक्स का पीएच 7.9, तो जो ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है इसकी पीएच एसिडिक रेंज में, यानी कि प्रोटॉन कंसेंट्रेशन ज्यादा है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, और इसलिए जब भी प्रोटॉन F1 पार्टिकल से बाहर निकल के आएंगे तो एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके ATP जनरेट होंगे। पार्ट 2 में हम इससे आगे बातें करेंगे और हम समझेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के इनहिबिटर्स कैसे रोल निभाते हैं और कहां कहां पर असर दिखाते हैं। iFly की क्लासेस आपके घर से होती हैं, ये क्लासेस ऑनलाइन है, हाई क्वालिटी लेक्चर आते हैं, जब आपको सुविधा हो आप तब पढ़ सकते हो। इन क्लासेस को ज्वाइन कर आप नेट, गेट, ARS, ICMR, DBT सेलेक्ट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हो, तो जो BSc के स्टूडेंट्स और मास्टर की तैयारी करना चाहते हैं वो भी JNU SAP या फिर जैम की तैयारी कर पाते हैं। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9013902981। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो करो घंटी के साथ, और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के लिए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और जहां भी तुम्हारा मन करे। चलो फिर मजे करो, बाय बाय।